हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर एपिसोड नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें पैराफेरोडाई ये सब्सटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है। इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा है। अर्थ मैग्नेटिज्म को छोड़ करके, अर्थ मैग्नेटिज्म तो हमने ऐसे नहीं पढ़ाए हैं, उसको छोड़ करके पैराफेरोडाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेसिक मैग्नेटिक टर्म्स क्लियर होना चाहिए, वो हम आपको थोड़ा बता देंगे। पहले इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो समझो, हम लोग पहले अभी 3 सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक है डायमैग्नेटिक और कंपैरिजन करना है। अच्छा, ये 3 सब्सटेंस क्यों पढ़ना है? हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम है इस चैप्टर का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो अलग अलग हमको इफेक्ट दिखाई देता है उसको बोल रहे हैं मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैटर वाला पार्ट है, हम लोग इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। मैटर यानी कि जो छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल्स होता है उसके बारे। इसका एक एग्जाम्पल भी बढ़िया अभी दे रहे हैं। डायमैग्नेटिक इस तरफ हम लोग लेंगे, पैरामैग्नेटिक इस तरफ, फेरोमैग्नेटिक आया था, फेरो छाप करके फेरोमैग्नेटिक, ये 3 है। अब चलो थोड़ा हम ना इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या है बताते हैं। देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा जीवन में 3 टाइप का लोग होता है। एक वो होता है, एक जैसे कि एक मान लो कोई अंकल है, हम मान लो स्कूटी लेके निकले, कोई आस पड़ोस का अंकल है, आ रहा था ऐसे, अंकल का पैर में जाके हम थोड़ा ठोक दिए गाड़ी से, हल्का सा ही टच हुआ, बस पैंट ही गंदा हुआ और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंकल तो भाई साहब एकदम ज़बरदस्त भमक जाएगा। फिर उसके बाद उसके हिसाब से फिर हमको ज्ञान दे देगा बहुत लंबा है, कम से कम 1-1.5 घंटा का, कि कैसे चलाता है, देख के नहीं चलाता है, ये वो। फिर अंकल से नहीं तो सुनना पड़ेगा ना, फिर घर में आके नहीं तो बोल देगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। तो फिर वो अंकल से बुरा तो कोई आदमी नहीं होगा मेरे लिए, फिर उस अंकल से बुरा तो फिर कोई आदमी नहीं होगा, हम तो एकदम पसंद नहीं करेंगे उसको। हालांकि अंकल बुरा नहीं था, लेकिन जो मुलाकात हुआ वो बुरा हुआ, हम गाड़ी जाके टच कर दिए हैं। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं। तो वो अंकल फिर मेरे लिए डायमैग्नेटिक हो जाएगा। मतलब मान लो कि जैसे हम इधर से ऐसे जा रहे होंगे और अंकल इधर से आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, अंकल को देख के एकदम अपना रास्ता ही बदल लेंगे, या तो वापस चल जाएंगे लेकिन मुड़ के जाएंगे। मतलब कि अंकल से किसी तरह फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो। ये तो अंकल भी करिए कैसा बकलोल है, हम भी सोचेंगे अंकल कहीं का, मतलब समझी। तो ये दिक्कत होगा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक वैसा होता है। अब पैरामैग्नेटिक देखना, पैरामैग्नेटिक जैसे पैरामैग्नेटिक समझना, जैसे मान लो हम रास्ता पे चल रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट लोग बहुत पसंद करता है कि हाँ सर है, तो वो आया मिल लिया मेरे से कि हाँ, मतलब कि जा रहा था, जैसे ऐसे जा रहा था, जैसे मान लो हम ऐसे आ रहे थे और फिर इधर से कोई आ रहा था, ठीक है, तो आया तो भाई साहब मिल लिया कि सर कैसे है, क्या है, नहीं है, क्या हाल चाल है, वो अपने बारे बताया कि सर हम आजकल ये कर रहे हैं। जैसे तुम लोग भी रास्ता मिलोगे कभी, तो ऐसा तो नहीं रास्ता देख के मुड़ चेंज कर लोगे, है ना। तो सुनो, तो फिर हो सकता है कि हम तुम्हारे लिए डायमैग्नेटिक भी हो जाए, तो सोचे कि अभी मिल जाएगा, भाषण देने शुरू कर दे, हो सकता है। लेकिन हाँ, जनरली ऐसे पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब यार कि जो इंसान से तुम मिल रही हो उससे थोड़ा अट्रैक्टेड भी हो। अट्रैक्टेड कहने का मतलब ये है कि तुम उस इंसान को पसंद भी करती हो। अब जैसे तुम्हारा स्कूल में जितना भी टीचर होगा सबको तो नहीं है पसंद करती होगी, कोई तो ऐसा होगा जिससे तुम एकदम रास्ता ही मोड़ लेती होगी देख करके, तो वो डायमैग्नेटिक के अंदर आ गया। लेकिन पैरामैग्नेटिक के अंदर कि तुम चाहती हो कि हाँ मिल जाए, आई कॉन्टैक्ट हो और हम उनको रिस्पेक्ट दें, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और फेरोमैग्नेटिक तो पूछो ही मत, फेरोमैग्नेटिक तो इन सब में से कुछ नहीं आता है। फेरोमैग्नेटिक का मतलब देखो क्या होता है, तुम जा रही थी इस तरफ से और वो जा रहा था इस तरफ से, ठीक है, तुम अपना बाबू जाना था उधर, लेकिन तुम क्या किया, अपना रास्ता मोड़ लिया बाबू मिलने के लिए उससे, तो ये हुआ फेरोमैग्नेटिक। मतलब तुम अपना रास्ता छोड़ करके, ताकि दूसरा आदमी से किसी तरह मुलाकात हो जाओ, तो अपना रास्ता बदल लेती हो। तो ये हुआ फेरोमैग्नेटिक, समझ आया। फेरोमैग्नेटिक का मतलब है हाईली एकदम अट्रैक्टेड, और पैरामैग्नेटिक का मतलब फीबली अट्रैक्टेड। फीबल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और इसमें तो नफरत एकदम, अट्रैक्शन छोड़ो, इसमें रिपल्सन होगा। इसमें क्या होगा, फीबली अट्रैक्टेड। फीबली मतलब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड, कि जो मेरे से स्टूडेंट एकदम प्यार करता है क्या मेरे से, एकदम भाई साहब आके एकदम गला उला मिलने लगे, उठा लेगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना, मिलेगा, थोड़ा हाल चाल पूछेगा, सर कैसे है, क्या है, ठीक है, एकदम गला उला तो नहीं मिलने लगा, आइए सर आपको पूरा प्रॉपर्टी दे देते हैं, वैसे तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक में, या फिर वो हम जा रहे होंगे मान लो उस तरफ, तो वो बोलेगा सर आप कहाँ जा रहे हैं, अच्छा आप उधर जा रहे हैं, चलिए हम भी चलते हैं भाई, ऐसा तो नहीं ना होगा, मिलेगा 2 मिनट बात करेगा, बात खत्म होगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, अच्छा तुम उधर जा रही हो, नहीं हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलो छोड़ देते। तो अपना कहीं जाना कहीं और था, लेकिन पूछा तू, अच्छा हम भी उधर ही जा रहे हैं,
फिर निकल लिया लेकर के। तो ये हुआ था तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक में। तो चलो इसका डायग्राम देखो तो उससे और जबरदस्त समझ में आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, फेरोमैग्नेटिक के तुमको हम यही बताएं कि रास्ता बदल जाएगा, इतना अट्रैक्शन होगा कि रास्ता ही बदल जाएगा। तो देखो वैसे ही होता है। अब समझना पहले कि ये तीनों सब्सटेंसेस देखो, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मैग्नेटिक। अच्छा, तुम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ी होगी, देखी थी मूविंग कॉइल का वीडियो देखी थी? नहीं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है, अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें हम लोग ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं। याद है ना, याद आ रहा है ना? आयरन जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, तो आयरन का होता है। तो यानी आयरन किसका एग्जांपल हुआ? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो ये दिखता कैसा है। अब देखो हम लोग ना चेक करते हैं कि, अच्छा समझो प्यार, पहले ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहने का क्या मतलब? जहां ये शब्द आया सब्सटेंस, वैसे ही कौन मुंह में आ गया तुरंत? केमिस्ट्री। वैसे ही केमिस्ट्री सामने आ गया एकदम, अपना ढेर सारा एलिमेंट लेकर के पीरियोडिक टेबल का। तो सब्सटेंस कहने का मतलब ये होता है कि ढेर सारा एलिमेंट से जो मिल करके बने उसको सब्सटेंस कहते हैं। तो जैसे मान लो हम बोले N2, कभी ऐसा सुनी हो? N कभी सुनी हो जीवन में? कभी भी नाइट्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन कभी भी O नहीं होता है, O तो उसको एलिमेंट दिखाने के लिए कि होता है तो रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमेशा वो O2 के फॉर्म में मिलेगा। और O2 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 ढेर सारा मिल जाए तो क्या बन जाएगा? सब्सटेंस। ठीक है, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम बोले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक कंटेनर होगा। अब जैसे, ए बाबू रुक जा, अब जैसे मान ले कि मेरे पास ये कंटेनर है और हम यहाँ किसका बात करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। सर कैसे होता है अभी बताएंगे हम। तो तुम यहाँ पर किसको भर दोगी? He मतलब हीलियम गैस भर दोगी, है ना? हीलियम गैस इसमें भर दोगी, समझ में आया? तो यानी कि सब्सटेंस बोलने का मतलब ये है कि ढेर सारा एलिमेंट्स कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा होना, उसको सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो जब भी हम बोलेंगे ना डायमैग्नेटिक, तो ऐसा डब्बा के जैसा बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, हीलियम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग जज करेंगे कि कौन डाई होगा, कौन पैरा होगा, कौन फेरो होगा, उसके बारे पहले। तो तुमको सब्सटेंस कहने का मतलब आया समझ में? यानी कि इसका एग्जांपल पे अगर जाओगी, सर ऐसा कौन होगा, पूछोगी ना, सर ऐसा कौन होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से। अच्छा, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके बारे में बात किया जा रहा है? मास्टर से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अभी ध्यान से पहले देखना डायमैग्नेटिक का। यहाँ पर हम लोग क्या किए कि एक मैग्नेट लिए, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल, और यहाँ पर तुम नॉर्थ से साउथ तरफ की तरफ क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे करके। और तुम यहाँ पर किसको प्लेस कर दोगी? एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। ये कैसा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक। अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा? इसके वजह से क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये क्या करेगा? रिपेल। अभी समझाएं थे इसका कैरेक्टर, मतलब एकदम रास्ता बदल लेता है आदमी को देख करके। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सीधा सीधा नहीं होगा, पहले सीधा था, जैसे ही तुम इसको यहां पर रखी तो ये ऐसे करके मुड़ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतना इससे रिपेल हुआ कि दूर भेज दिया मैग्नेटिक फील्ड को। हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये रिपेल करता है। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल कर देता है उसको। क्या कर रही हो? नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। तुम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उठाई और उसको मैग्नेटिक फील्ड जहां पर दिख रहा था उसके अंदर डाल दी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर दूर भाग जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब ये कैसे मालूम चला कि कमजोर हो गया मैग्नेटिक फील्ड? तो हम लोग क्या किए, यहां पर एक आयरन का पीस लेके आए, और अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता तो आयरन का पीस इसमें चिपक जाता, लेकिन वो आयरन का पीस चिपक ही नहीं रहा, और हम तो जान रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मालूम चला अच्छा यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को दूर कर दिया है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ है या स्ट्रांग हुआ है? वीक हो गया। अब तुम यहाँ देखना, कंपैरिजन से समझ में आएगा। यहाँ देखना, इसमें क्या होगा? इसमें वही सेम मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें क्या होगा कि ये तुम कौन सा सब्सटेंस रखी बताओ? पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल बताएंगे सबका अभी धीरे धीरे करके। हम एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं पहले ना, ताकि तुम अभी से ही याद करना स्टार्ट कर दो। एक हीलियम हुआ, इसका एक एग्जाम्पल बढ़िया लिखते हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल होगा, बहुत सारा होता है ऐसे। तो एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम। इसमें एग्जाम्पल ले लो आयरन, अभी बोल लेते हैं Fe, आयरन। ठीक है, चलो अभी देखना है यहाँ से ध्यान से। अच्छा, हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे ना, चेक करेंगे कि कैसे डाई है कैसे पैरा है, वो सिर्फ डाई और पैरा के लिए करेंगे। फेरोमैग्नेटिक के लिए कोई टेस्टिंग नहीं किया जाएगा कि क्या क्यों ये फेरोमैग्नेटिक है, उसके लिए कोई टेस्टिंग नहीं होगा। जो एग्जाम्पल बताया जाएगा वो याद कर लेना, इसको कोई तरीका नहीं है चेक करने का। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है कि कोई कोई फेरोमैग्नेटिक पैरा बन जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कभी कभी क्या होता है कि तुम किसी को बहुत दिल से चाहती हो, फिर से मालूम चलता है वो तो कहीं और इंगेज है, तब फिर तुम पैरा हो जाती हो उसके लिए। मतलब उतना भी अब प्यार नहीं होता उससे, है ना, थोड़ा कम हो जाता है। हाँ बोल रही है, देखो हाँ बोल रही है, हाँ ऐसे कर रही। अच्छा सुनो, आगे आगे समझना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पैरा डाई बन जाए, पैरा डाई बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं,
ऐसा नहीं होता है। पैरा डाई बन जाए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पता है कोई कोई डाई मैग्नेटिक पैरा जैसा बनने लगता है, कोई कोई डाई मैग्नेटिक किसके जैसा बनने लगता है, मतलब प्यार बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो अंकल था, वो अंकल को हम पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ साल बाद मान लो अंकल का कुछ अंतिम दिन आ गया तब तो अंकल बोले कि नहीं मेरे लिए तुम्हारे लिए कोई दिल में बुराई नहीं था, हम तो बस तुमको समझा रहे थे कि देखो कल चल के कोई और दूसरा आदमी रहेगा उसमें तुम गाड़ी चढ़ा देगा तो अच्छा नहीं ना होगा। तो इसलिए हो सकता है फिर क्या बनने लगे, डाई क्या बनने लगे, सॉरी पैरा क्या बनने लगे, सॉरी आई मीन डाई क्या बनने लगे, डाई पैरा बनने लगे। लेकिन वैसा होता नहीं है नहीं, पैराडाई कैसे बन जाएगा भाई, मतलब रिपल्सन नहीं होने लगे, वैसा नहीं होता। बताएंगे समझाएंगे ये ना। देखो सुनो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो तुमको अभी बताया ना उसमें, देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है कि फेरो क्या बनने लगेगा, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है कि तुम्हारा डाई कैसे पैरा बन जा रहा है, वो समझाएंगे, वो ऐसा क्यों बोले अभी बताएंगे हम, वो समझाएंगे अभी, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज़, अब यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे। इसमें क्या होगा, इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि बहुत ज़्यादा रिपेल होगा, बीच में कहीं फीबल मतलब एकदम, मतलब ऐसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मतलब सीधा नहीं रहेगा बाबू, थोड़ा मुड़ता भी, ऐसा नहीं है यार। अट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि तुम राह चलता कोई भी आदमी है हम, तुम देखिए अच्छा अच्छा कैसे ऐसे नहीं ना है, ठीक है, थोड़ा तो है अट्रैक्शन। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुड़ता है इसमें भी, ऐसा नहीं कि नहीं मुड़ता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुड़ता है, लेकिन एकदम ही नहीं मुड़ जाता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम ही मुड़ गया है, नहीं नहीं। जैसे तुम डाली, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट था, अभी क्या हो गया है, मुड़ गया। हम तुमको करके भी दिखाएं, वो स्ट्रेट था, जैसे डाली सब्सटेंस को तो ऐसे हल्का ऐसे मुड़ गया। इसमें देखो क्या होगा, इसमें तो पूछो ही मत भाई साहब, इसमें तो मतलब ऐसा होगा अनएक्सपेक्टेड एकदम, इसमें ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, एकदम ऐसा हो जाएगा। देखो एकदम किताब में तो और खतरनाक बनाया है इसको, एकदम लग रहा है कि सारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह, मतलब कि बाहर जा ही नहीं रहा है, सारा इसी से पास करने खोजेगा, बोलेगा सब हम इसी के अंदर चलेंगे, देख रही हो, बोलेगा कि एक भी बाहर से नहीं, सारा इसी में घुस जाएगा, एकदम एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाईएस्ट हो जाएगा। तो जब भी हमको मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर इंक्रीज करना होता है, इंक्रीज नहीं करना होता है, आई एम सॉरी, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है, तो हम यहाँ पर वहाँ पर क्या प्लेस कर देते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे दो सब्सटेंसेस, लिखो बनाओ अब तुम लोग, सब्सटेंसेस विच रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, सब्सटेंसेस विच फीबल विच शोज फीबल अट्रैक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसमें क्या लिखोगी, सब्सटेंसेस विच शोज, फीबल मतलब बहुत कम, विच मतलब कम क्यों बोल रहे हैं समझ रही हो, इससे कंपेयर करके, इसमें तो पूरा घुस जा रहा है ना, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही किया ना जी। अभी भी यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, सब्सटेंसेस विच शोज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक एग्जांपल याद रख लो, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। चलो लिखो इसको जल्दी से। फिर हम लोग अभी डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और फिर पैरा डिटेल में पढ़ेंगे दोनों के बारे, प्रॉपर्टीज होता है बहुत सारा, हो सकता है कि फेरो नेक्स्ट क्लास करें, लेकिन तुम ये डाई और पैरा समझ जाओगी ना तो फेरो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मतलब सीक्वेंस है एक, लिखो जल्दी से। चलो देखो यहाँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब हम लोग का सिर्फ हेडिंग क्या है अभी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन डिटेल्स। देखो पहले तुमको कुछ छोटा छोटा टर्म है जिसको थोड़ा रिकॉल करना होगा। एक टर्म हम यूज़ करेंगे बी नॉट, जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, तुमको अभी दिखा था कि हम जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसको मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दे रहे थे ना, हॉर्शू मैग्नेट था ना वो, उसी के नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रख रहे थे। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा था लाइंस, जो कि कभी दूर जा रहा था, पैरा होने से पास आ रहा था और फेरो होने से एकदम पास आ रहा था, तो वही मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। अच्छा एक और हम टर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर एच, जिसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है।
हाँ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज़ होता है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। देखो एक और था मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, वो अलग था। एक और टर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे m, जिसको बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब देखो ये तीनों अलग अलग, ये दोनों तो एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, और ये एक अलग टर्म है m, इसका मतलब बताएंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसके साथ दूसरा एक और टर्म जुड़ा होता है इसके साथ, बताओ इसके साथ क्या जुड़ा होता है, इसके साथ क्या जुड़ा होता है बताओ। ये m जो है ये इंटरनल फैक्टर होता है, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा होता है उसको हम b से लिखेंगे। और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पर छोटा सा बताते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मान लो कि तुम यहाँ पर, मान लो क्या डाल ही रही हो, यहाँ पर तुम ले ली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखो एक बात बताओ यार, ये हीलियम का है मान लो, तो हीलियम एक ठो है इसमें, हीलियम का दो ठो इलेक्ट्रॉन है इसमें, हीलियम 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 हीलियम, पूरा हीलियम गैस भरा हुआ है, तो हीलियम का कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, करोड़ों इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम गैस समझ रही हो, करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम गैस का मतलब समझती हो, हीलियम गैस तुम भर दी, अब वो हीलियम तो इतना छोटू सा होता है, तो उसमें हीलियम कितना ज़्यादा, समझ रही हो कितना सारा होता होगा एटम हीलियम का, हीलियम 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 हीलियम, करोड़ों अरबों खरबों एटम रहेगा, अनकाउंटेबल। अब तुम सोचो हम क्या बोले अभी तुमको, हीलियम करोड़ों अरबों खरबों रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हर हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, तो अरबों खरबों करोड़ों जितना तुम नंबर लगाना है उतना लगा लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ हीलियम का इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हीलियम का इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्चुअली, देखो हम यहाँ पर छोटा सा बताते हैं। तुम पढ़ी होगी कि न्यूक्लियस के अगल बगल क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये शेल है, न्यूक्लियस है, इसी का इंतजार कर रहे थे हम। देखना यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और थैंक यू बोलते हैं ना इसमें, एक्सक्यूज में थोड़ी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। अच्छा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में घूम रहा होगा, के शेल में। अच्छा इसके अपोजिट में एक और इलेक्ट्रॉन मान लो, क्योंकि हीलियम का के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सीन ऐसा है ना यार कि ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे है और ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है, तो दोनों का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा वो उल्टा उल्टा बनेगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है स्मॉल m, स्मॉल m को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब तुम देखना यार कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे का m को कैंसिल कर देगा। कैसे करेगा अभी बताया जाएगा, ये बस ये मान लो कि उल्टा उल्टा डायरेक्शन है इसलिए m इनका कैंसिल हो जाएगा, अभी बताएंगे कैसे। तो ये अच्छा ये बताओ यार, ये लोग रैंडमली ओरिएंटेड बनाने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सारा एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल। और ये जो हम दिखाए हैं ये तुमको क्या दिखा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर वही गड़बड़, इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनने वाला मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बना ही देते हैं, चलो यहाँ पर बता ही देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। देखो जैसे ये तुम्हारा शेल है ना, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है बाबू तो करंट कैसे जाएगा बताओ, उसके उल्टा दिशा में। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनाने के बजाय क्या बना ले, यहाँ पर करंट बना ले। अच्छा एक और करंट कैसे जाएगा, एक और करंट कैसे जाएगा बताओ, ऐसे आएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ऐसे आ रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कैसे आएगा, उल्टा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। तो करंट ऐसे ऐसे होगा। अब मान लो ये करंट I1 ये करंट I2 और दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल। अरे यार क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन से दोनों बनाए। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, ये करंट ऐसे है बाबू, किसका नहीं उससे दिक्कत नहीं है तुम। अच्छा इसको देख के अगर कह रही हो तो ये ऐसे जा रहा है, अगर तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका करंट ऐसे बन गया, और ये वाला ऊपर जा रहा है तो इसका करंट नीचे बन गया। ठीक तो है, क्लियर है। अब देखो यार इसका करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट अगर ऐसे तो 4 उंगली करंट की दिशा में घुमाओ, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। तो यानी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ आएगा, इस करंट का अंदर। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m1 लिख दे, स्मॉल m लिखते हैं हम लोग ऐसे, तो स्मॉल m1 लिख लेते हैं। अच्छा ये वाले करंट का ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा, ऐसे घुमाओगी, क्योंकि ये करंट ऐसे जा रहा है ना ये वाला, तो इसका बाहर आएगा। तो एक का बाहर एक का अंदर, दोनों करंट आपस में बराबर, तो दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या होगा, बराबर। लेकिन एक बाहर और एक अंदर, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा 3D में थोड़ा, एक का ऊपर और एक का, ये नीचे वाला किसका है जो कि अंदर घुस रहा है,
सॉरी जो कि अंदर घुस रहा है वो किसका है, अंदर घुसते हुआ I1 का। तो ये अंदर घुसते हुए I1 का, और ये बाहर आते हुए, ये फील हुआ कि नहीं कैसे बन रहा है? ठीक है, ठीक है। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे घुमा के ऊपर और इसको ऐसे घुमा के नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा? तो जब भी जिस भी एलिमेंट का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अच्छा, इसका जीरो क्यों आया? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, मान ले 3 रहता, 3 रहता, तब तो एल सेल में जाता ना, वो के बाद कौन आता? एल। क्या वो एल वाला तो घूमता ही रह जाता, तो उसके वजह से एक डायपोल आता, क्या वो कैंसिल हो जाता? ए 2 ठो तो मर जाता, लेकिन 1 ठो बचता। तो यानी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कहोगी ना उसको, अनपेयर्ड कैसे हुआ? अनपेयर्ड का मतलब नहीं रे बकलोल, ऐसे सेल में जो भरते हैं, ये एस ब्लॉक, और नेक्स्ट क्या होता है? पी ब्लॉक। इसमें कितना भराता है? 6, एक एक करके भराएगा, फिर इधर 3। ठीक है, तो अभी तो एस ब्लॉक में था ये दोनों, तो दोनों एक दूसरे का स्पिन उल्टा था, तो स्पिन उल्टा था तो कैंसिल कर दिया। अब ये सब इतना घुमा घुमा के काहे बता रहे? क्योंकि किताब में लिखता है स्पिन अपोजिट सो द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स गेट कैंसल्ड। एक ही बात है सारा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। तो यानी कि डायमैग्नेटिक उसको हम बोलेंगे जिसमें कैसा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कुछ एक्सेप्शन भी है, बताएंगे। और एक्सेप्शन का कारण नहीं है क्या? अरे जबरदस्त कारण है एक्सेप्शन का। जैसे कुछ जैसे ऑक्सीजन O2। अभी ये तुमको, तो तुम बताओ यार, ये हीलियम जो है, एग्जांपल जो तुमको हम दिए थे हीलियम का, वो डाई होगा, पैरा होगा, फेरो होगा? क्या होगा? डाई होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, आगे और बढ़ो, और भी हीलियम के जैसा बहुत सारा एलिमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिसमें मतलब कि पेयर्ड होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन। बोरोन नहीं बोल सकती, बोरोन में तो 5 है ना, बोरोन का तो 5 होता है, और बोरोन कभी भी बी नहीं मिलता है, बोरोन हमेशा B2 के फॉर्म में मिलता है, डाई बोरोन मिलता है, तो इसलिए बोरोन नहीं बोल सकती हो। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, चलो बोरोन का ही नाम ली ना, अब बताएंगे बोरोन के बारे। देखो, अच्छा ये अभी हीलियम या और एग्जाम्पल सभी देंगे हम। ठीक है, तो अब हम ये पहले क्लियर कर दें कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में भी है, उसके बावजूद वो क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। बहुत सारा ऐसा एलिमेंट भी है जिसमें, जैसे इसमें पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डाई में आ गया। लेकिन बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद वो क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बताएंगे, और उसका रीज़न भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वापस आओ, यहाँ पर देखो, वापस आओ। यहाँ पर जब तुम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगी ना, ऐसे करके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई मान लो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ? B0 की B0 हुआ कि B हुआ? B0 हुआ एग्जैक्टली। और ये B0 जो है, इसके वजह से कुछ B डेवलप करेगा। अब देखो यार, समझो यहाँ पर ये M भले ही कैंसिल हो जा रहा है, ये देखो ये सारा रैंडम डायरेक्शन में कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ना जो कि मतलब रह गया होगा, मतलब सारा पूरा कैंसिल नहीं होता है, एक आग ऐसा होगा मैग्नेटिक डायपोल जो कि इधर उधर नहीं होगा, सीधा हो गया होगा, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पर। मतलब ये वह जो है डायमैग्नेटिक बहुत नफरत करता है मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना होता है कि एक आग ठो ये एम को, एम समझ रही हो कि नहीं? एम किसको बोल रहा है? ये वाला एम को, एक आग ठो एम को सीधा कर देगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन दिखेगा, थोड़ा बहुत, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन किधर डेवलप होगा? इसके उल्टा दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड तुम ऐसे लगाई हो, तो लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? डायमैग्नेटिक में उल्टा बनेगा। ठीक है, तो हम एक बार, हाँ जीरो हो जाएगा, हम यहाँ पर ना एक बार बना के दिखाते हैं तुमको। देखो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर एग्जैक्टली बना देते हैं। देखो ऐसा होगा, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ क्या है? साउथ। और इसमें देखो क्या होगा, सब्सटेंस में इधर नॉर्थ इधर साउथ आ जाएगा। अभी तो एकदम क्लियर होगा, अब तो एकदम क्लियर होगा। ये कैसा सब्सटेंस हो गया? डायमैग्नेटिक। यहाँ नॉर्थ साउथ था नहीं, पहले नॉर्थ साउथ नहीं था। तुम यहाँ पर बाहर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो उसके वजह से इसमें क्या डेवलप हुआ? इसमें क्या डेवलप हुआ? एम, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यहाँ पर देखो, है देखो देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से? साउथ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? नॉर्थ में। अरे सॉरी, नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर रिपल्शन दिख रहा है, नॉर्थ पोल रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा, इसलिए ये वाला ऐसे घूम जाएगा। समझ आया? ये जो मैग्नेट है इसका ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्थ इधर आ जाता है, इधर साउथ एंड आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल्स है वो उल्टा डायरेक्शन में अलाइन होता है। यहाँ पर छोटा सा हम बना देते हैं, देखो फिगर, तुमको ये फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये लोग कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई उधर है, तो ये लोग को अलाइन ऐसे होना था, बट ये लोग सीधा अलाइन नहीं होता है, ये लोग उल्टा अलाइन हो जाता है।
मतलब ये लोग का अलाइनमेंट इस तरफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो यार, जिधर एरो हेड होता है, जिस तरफ ये एरो हेड होता है उस तरफ हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ पोल आएगा, इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ पोल दिखाएं, समझी। तो इसमें जो तुम्हारा छोटा छोटा जो ये होता है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स नाम दिए हैं। और ये एटॉमिक डाइपोल्स शब्द कहाँ से डेवलप हुआ, जो हम लोग बोलते हैं ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर करंट है, और करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, एटम से, इसीलिए एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं इसको। छोटा छोटा थोड़ा बहुत समझ में आया ये वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके बारे, डायमैग्नेटिक के बारे, कि डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से अंदर में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन उल्टे दिशा में बनता है, पहला बात तो। और इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स होता है, कुछ कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन होता है लेकिन उल्टे दिशा में, जो कि यहाँ पर कौन नहीं, इसमें जो अंदर में है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, अंदर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, हाँ वो बताते हैं हम। अंदर में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके बारे कह रहे हैं, डाइपोल मोमेंट के बारे कह रहे हैं कि उनका डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। ये उल्टा ओरिएंट होगा, जाना था उस तरफ लेकिन ऐसे ओरिएंट हो गया उल्टा। कौन, बी इंड्यूस्ड इसी के अंदर बनेगा, अभी हम तुमको बना के दिखाते हैं एक बार, ठीक है। पहले इसका पहले ये वाला बना लो, उसके बाद हम तुमको समझाते हैं कि यहाँ पर उल्टा कैसे, उल्टा वाला क्या बोल रहे हैं कि ये बी इंड्यूस्ड उल्टा कैसे होगा, वो बताते हैं फिर, ठीक है। नहीं, ये डाइपोल मोमेंट्स उल्टा होगा, और जो डाइपोल मोमेंट के वजह से बनने वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उल्टा होगा, दोनों दोनों बात हम कह रहे हैं, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी, देखना, देखो इसमें हम कह रहे थे कि उल्टा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उल्टा जाएगा, कैसे देखो यहाँ बता रहे हैं। देखो इधर नॉर्थ और साउथ पहले कैसे लिखे हैं वो भी समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। ये मैग्नेट नहीं है, पहले ये बात पता होना चाहिए, दिस इज नॉट अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर्स दिखाएगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे दिखाएगा, देखो यहाँ पर जैसे ये सब्सटेंस है, ये वाला थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको, ये साउथ पोल और ये सब्सटेंस। अब इसमें होगा क्या कि पहले ये ऐसे था, मान लो डाइपोल मोमेंट, अब ये डाइपोल मोमेंट यहाँ से घूमा और घूमने के बाद इस तरफ हो गया। अब इस तरफ होने का मतलब यहाँ समझो, देखो ये तुम्हारा एटॉमिक डाइपोल और इसमें करंट मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है मान लो, तो करंट इस तरफ होगा। तो करंट अगर इस तरफ होगा तो ऐसे कर्ल करोगे उंगली, अंगूठा कहाँ जाएगा, यानी कि एम कहाँ आएगा, ऊपर। और यहाँ पर तुमको कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल की साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल दिखेगा कि साउथ पोल। देखो तुम लोग को हम बताएं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो कौन सा पोल दिखता है, नॉर्थ पोल। तो यानी कि ये इस तरफ हो रहा है तो इस तरफ क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल। और कोई भी जो इस तरफ मुड़ेगा उसका इस तरफ क्या होगा, और इस तरफ साउथ होगा। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ साउथ और नॉर्थ लिखा जा रहा है, समझ आया। अब तुम देखना इस सब्सटेंस के इनसाइड में, इस सब्सटेंस के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, यहाँ देखो इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो ये तुम्हारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और ऑब्वियसली ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस मटेरियल के बाहर होगा, इसके अंदर ना देखोगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके अंदर डेवलप हो रहा है, इसके अंदर ये अलाइन हो रहा है एटॉमिक डाइपोल्स, तो इसके अंदर का देखोगी। तो ये वाला इस तरफ वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल वाला किधर था, एक्सटर्नल तो ऐसा ही रहेगा ना भैया, क्योंकि एक्सटर्नल का ये आउटसाइड पार्ट है, इनसाइड पार्ट कहाँ होगा एक्सटर्नल का, ये वाला, और एक्सटर्नल का आउटसाइड पार्ट तो ये है। तो यानी कि ये जो बी है, कौन सा, ये वाला बी, ये बी का डायरेक्शन ऐसे दिखाने का मतलब आया समझ में, अंदर वाले के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे जाएगा। और ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक डाइपोल्स ऐसे अलाइन हो रहा है। अगर उस तरफ होता तो यानी कि हम बोलते कि यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। और वही उल्टा चीज़ किस में दिखाई देगा हमको, यही सेम उल्टा चीज़ किस में दिखाई देगा, पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा। तो समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हाँ बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट जाता है, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो यानी कि अच्छा, और मैग्नेटिक डाइपोल्स जो अलाइन हुआ है वो इनसाइड डेवलप हुआ है ना, इनसाइड में अलाइन हो रहा है। ये जो भी एटॉमिक डाइपोल्स दिखा रहे हैं वो इनसाइड में दिखा रहे हैं। तो यानी कि इनसाइड में ये बात कर रहे हैं। अब बाहर में इसको क्यों बनाए, क्योंकि अंदर में घिचिर पिचिर हो जाता, इसीलिए ना बाहर में दिखा रहे हैं। अब तुम देखना यहाँ पर एक चीज़ गौर, तुमको आया जी समझ में है, तो इससे हम समझाए तुमको, ठीक है। तो तुमको ये तो क्लियर होगा ना, ये होना भी चाहिए क्लियर, क्योंकि बहुत बार बता दिया गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तुमको हमेशा ये चीज़ दिखेगा क्या,
ये हमेशा तुमको ऑलवेज ऑलवेज दिखेगा तुमको। तो अब ऑलवेज दिखेगा तो जब तुम ये करोगी तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, जब तुम दोनों को माइनस करोगी तो रिजल्ट में मिलेगा कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। अब जैसे मान लो कि ये 10 टेस्ला था और ये 5 टेस्ला था, तो आंसर में कितना आएगा, 5 टेस्ला आएगा। तो ये 5 टेस्ला इसका आया कि इसका आया, 5 टेस्ला जो आ रहा है रिजल्ट में वो इसके वजह से आ रहा है कि इसके वजह से आ रहा है, बड़े वाले के वजह से, क्योंकि 10 में से 5 इसमें अगर घटा भी दिए तो 5 तो इसके पास बचेगा ना। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो बड़े वाले का ही मिल रहा है, यानी कि एक्सटर्नल वाला ही, एक्सटर्नल ही मिल रहा है रिजल्ट में। तो वही कह रहे हैं कि अंदर में कुछ मिलेगा ही नहीं। अब अंदर में कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए डायमैग्नेटिक को बोल रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। अब रिपल्शन के अलावा उसको कुछ उपाय ही नहीं है, क्योंकि बेचारा बार बार इधर लाइन करेगा अपना एटॉमिक डाइपोल को, और बार बार इधर लाइन, ये कैरेक्टर है उसका, खून में बसा है उसका, कि हमको अपना जो एम है उसको उल्टा अलाइन करना है, उसका खून में उल्टा बिहेवियर दिखाना है, क्योंकि उसका खून में। अब कोई कोई पूछता है सर ये बताइए कि उल्टाए काहे अलाइन होगा, भाई साहब डायमैग्नेटिक मतलब होता है कि रिपल्सिव बिहेवियर, और ये रिपल्सिव बिहेवियर दिखाने का मतलब है कि इसको अपोज करना, और अपोज करने के लिए इसके साथ थोड़ी जाएगा जी, उल्टा ही जाएगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ये जो डाइपोल्स है जिसको ऐसे घुमा के दिखाए हैं वो ऐसे नहीं अलाइन होगा, इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। और ये डाइपोल किसको हम कह रहे हैं, ये जो ऐसे अलाइन होता है किसको कह रहे हैं, वो जो अभी पिक्चर बना के दिखाए थे उसको, मतलब वो जो ऐसे करके ऊपर दिखा रहे एरो, वो जो एरोज है ना, अब ऐसे बनाते रहेंगे, बताओ तो ऐसे करेंगे डब्बा, इसमें ऐसे बनाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे देखो ऐसे है क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, फिर इसमें देखो करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे, इतना मेहनत करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सब हटाते हैं डब्बा ये सब गोल उल, और ऐसे सिंपल दिखाते हैं कि भाई इधर अगर इस तरफ कर देंगे तो समझ जाओ उस तरफ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको बनाओ जल्दी, जो भी इसमें से लिखना है, फिर इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। एक चीज़ हम लास्ट फिर से बता दें, ये बी नॉट का मतलब क्या है, बी नॉट का मतलब है जो बाहर से लगाते हैं, बी का मतलब क्या है जो अंदर मटेरियल में डेवलप होगा। अब नेक्स्ट और सुनो, ये एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब है कि तुम ये जो बी नॉट लगा रही हो ना, ये बी नॉट का फॉर्मूला क्या लिखोगी, म्यू नॉट एच, और बी का फॉर्मूला क्या लिखोगी, ये वाले बी का म्यू नॉट एम, ठीक है। तो ये बी का मतलब है, देखो ये बी नॉट कैसे आता है, एच से आता है। एच जितना ज्यादा दोगी, एच ज्यादा देने का मतलब क्या है, एच ज्यादा देने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप करना। एच का मतलब है एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड एच का मतलब है, यहां देखो लिख रहे हैं, इससे शायद तुमको याद आ जाए, ये देखो ये जो म्यू नॉट एन आई होता है ना सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, उसी एन आई की जगह एच लिख दिए, समझी, एन आई के प्लेस पे एच लिख दिए हैं। और यहां पर करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, एच। एच का मतलब है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड देने से कितना मैग्नेटाइज हुआ। जैसे यहां पर देखो ये एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है कि इसमें इसके अंदर जो बन रहा है ना, हाँ कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। देखो यहां पर ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है उसको एच बता रहा है, और बी नॉट क्या बता रहा है, एक्सटर्नल है वो, ठीक है, नहीं 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 वो नहीं बता रहा, एक्सटर्नल है वो, ठीक है। एक बी नॉट ये बता रहा है कि यहां पर जो मीडियम है वो क्या है, एयर, एयर, क्योंकि इसमें म्यू आर का वैल्यू 1 है, म्यू आर समझती हो नहीं, ठीक है। ये एयर का यहां पर बात चल रहा है, उसको बी नॉट बता रहा है। और ये एच क्या बता रहा है, एच ये बता रहा है कि तुम यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ कितना रखोगे हो। अगर तुम एच को बढ़ाओगे तो बी नॉट पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ जाएगा, एच को और बढ़ाओगे तो बी नॉट और बढ़ेगा। और ये बी बता रहा है कि अंदर में कितना बन रहा है, लेकिन ये एम क्या पता बता रहा है कि ये लोग कितना अलाइन हुआ है। एम फिर से रिपीट करते हैं हम, एम जो है वो ये बता रहा है कि ये लोग कितना अलाइन हुआ है, कौन लोग, ये एक डाइपोल एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अलाइन हुआ। रिपीट करते हैं फिर से, एम का मतलब लिख दे छोटा सा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देते हैं एम का मतलब समझना अच्छे से, देखो यहाँ बता रहे हैं, ले एकदम क्लियर कट, कोई मामला झमेला ही नहीं। व्हाट इज कैपिटल एम, व्हाट इज कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब तुम समझो कि ये जो क्रिस्टल बनाए हैं यहाँ पर, जो ऐसा डब्बा बनाए हैं, इसमें हीलियम इतना ही सा होगा, अरे यार डब्बा बहुत बड़ा होगा जिसमें पूरे में हीलियम गैस होगा। तो एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम समझती हो, यूनिट वॉल्यूम मतलब एक पर्टिकुलर जगह में कितना लोग सीधा हुआ है, बाकी भी उतना ही हुआ होगा, वो है एम। अब जैसे मान लो एम का वैल्यू 0 है, समझना, जैसे मान लो एम 0 है, एम कितना है, काहे 0 है पता है कि नहीं, बताओ काहे 0 है, एम बोल रहे हैं, ये वाला एम को बोल रहे हैं हम 0 है, अच्छा इस एम के बारे में बोल रहे हैं हम 0 है, क्यों, ये एम कौन सा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 था, अभी प्रूफ किया ना, कैसे, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा था, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 था, तो यानी इसको क्या लिखोगी, तो ये एम भी कितना आ जाएगा, तो एम 0 आएगा तो बी भी कितना आ जाएगा, और बी 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है,
समझ आया कि नहीं आया? तो यानी कि जो स्मॉल, ये जो कैपिटल एम है वो ये बताता है कि कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है बी, मतलब कि बी नॉट लगाने से। तो मतलब ये बी और एम दोनों एक ही चीज को दर्शा रहा है, बस फर्क क्या है कि ये एम का एक फॉर्मूला है एम बाई वी। समझ आया? पूरा कंफ्यूज हो गई? ठीक है, तो ये तुम लिख लो, ये वाला अच्छी, ये छोटा सा बताई जो जरूरत पड़ेगा बार बार। ठीक है, एच और एम अलग अलग है, एक छोटा सा चीज याद रखो, एच जो है वो बाहर का है, एम जो है वो अंदर का है। और एम बताता क्या है? एम बताता क्या है? एक टाइम पे नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना लोग सीधा हुआ है। कौन कितना लोग? ये जो बनाए हैं डाइपोल्स, ये कितना सीधा हुआ है। अब तुम ये बताओ यार कि अगर तुम एक जगह पे देख ली कितना सीधा हुआ है, तो बाकी जगह भी अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लोगी कि कितना सीधा हुआ होगा। तो ये एम जरूरी है कि नहीं बताओ? अगर तुम अब पूरा को देखने लगी तब तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए हम लोग एक टर्म लेके आए एम, जिससे क्या करेंगे, एक वॉल्यूम का देख लेंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का, बाकी सारा वैसे ही डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है एम का मतलब? ठीक है, कैपिटल एम का मतलब बताया अभी, तो लिख लो ये। देखो इस वही जो तुमको अभी समझाया हम वही पॉइंट यहां लिख रहे हैं। व्हेन अ डायमैग्नेटिक substance, when a diamagnetic substance is placed in B naught, B naught मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड, एक ही बात है दोनों। देन दी एटॉमिक डाइपोल्स, हाँ बोलो। हाँ, एक्सटर्नल का है मतलब ये 10 टेस्ला था। हाँ, 10 टेस्ला में से 5 घटा ना, तो 10 में से 5 घटा, तो जो 5 बच रहा है वो इसका बच रहा है। अच्छा, तुम आगे ये पढ़ोगी ना कि ये एक्सटर्नल अपना मैग्नेटिक फील्ड इतना दे देगा इसको कि ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा पड़ जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं होगा। इसमें हमेशा क्या होगा? हमेशा ये होगा। इसमें होगा डायमैग्नेटिक में, पैराफेरो में चेंज होगा। व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन बी नॉट, देन द एटॉमिक डाइपोल्स align themselves in opposite direction of B naught। बी नॉट के उल्टा डायरेक्शन में अलाइन होता है कौन? एटॉमिक डाइपोल्स। एटॉमिक डाइपोल्स तुमको बता दिए किसको कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ही कहते हैं। उसी को बस कहने का एक नया तरीका। डाइपोल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा वहां पर होता है ना एरोज, एक थोड़ी होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज causes a feeble magnetization मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज अ फीबल मैग्नेटाइजेशन, है ना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यार मैग्नेटाइजेशन इसमें भी होता है, लेकिन किस दिशा में होता है? उल्टा दिशा में, इसलिए कैंसिलेशन हो जाता है हमेशा, कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जो तुमको हम बताए थे, नेक्स्ट बात ये लिख ली, ये बना ली ना तुम लोग? हाँ बोलो, कहो। रिपेल करेगा, और रिपेल करके वो जो ये होगा मैग्नेट, वो मुड़ जाएगा। लेकिन वैसा कब होगा? जब उस मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे। जो तुमको हम डायग्राम्स बना के दिखा रहे हैं ना, उसमें हम लोग ऐसे बांध के रखे हैं, उसको बांध के रखें कि मुड़ने ही नहीं देंगे, जैसा है वैसे ही रहो। और जब उसको फ्रीली रखेंगे ना तो वो घूम जाएगा। अभी समझा रहे हैं, हाँ तब वो ऐसे घूम जाएगा। क्या नहीं, अभी देखो हम बताएं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो जो मतलब सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक, उसको एकदम जबरदस्ती वहां गाड़ के रख रहे हैं कि एक्सटर्नल में तुमको रखेंगे और तुमको नहीं मुड़ना है, तुमको जैसा है वैसे ही रहना है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा जिस समय उसको फ्रीली ऐसे ही रख देंगे वही सब्सटेंस को, और उस समय तुम देखोगी कि वो मुड़ गया। तो मुड़ा ना, तो हम समझ गए कि पक्का वहां पर उल्टा पोल डेवलप हो रहा होगा। वहां से हमको आइडिया आया कि उल्टा उल्टा पोल डेवलप होता होगा। समझ में आया? हाँ, तो यहां पर देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सबसे जरूरी बात, द नेट मैग्नेटिक डाइपोल
मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज क्या होगा बोलो, ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होगा। कौन सा मैग्नेटिक, इसको बोल रहे हैं एम को, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। और अच्छा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पहला तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और सबसे जरूरी बात कि एक करंट का एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा क्लॉक, तो दूसरा जो एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉक, जिसकी वजह से हमेशा कैंसिलेशन होगा और हमको रिजल्ट में हाथ में कुछ नहीं लगेगा, मैग्नेटाइजेशन हमेशा जीरो हो जाएगा हाथ में, ठीक है। तो यानी कि कोई नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो रहेगा ना कुछ। अच्छा इसमें जो तुम्हारा नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात इसके ऊपर है कि यार इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो एग्जाम्पल हम और इसका देते हैं अभी, ठीक है। लिखो इसको पहले जल्दी, फिर मिटाएंगे, उधर वाला भी लिखो जल्दी। अब देखो इधर एग्जाम्पल इसका, एक होगा तुम्हारा बिस्मिथ। अब तुम इसमें चाहो तो जाके चेक भी कर लो, इसमें तुमको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बिस्मिथ में होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका बिस्मिथ का। कॉपर में Cu, कॉपर में उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। अच्छा और उसके बाद नेक्स्ट, और कॉपर के बाद लीड ले लो, हाँ लीड, और भी बहुत सा, हीलियम तो है, हो ही गया, हीलियम तो याद हो गया, हीलियम He, और भी होता है बहुत सारा, एग्जाम्पल बहुत सारा है, ठीक है। तुम कुछ एग्जाम्पल याद करो बस, है ना। अब नेक्स्ट देखो जो हम तभी तुमको बता रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट अभी तो शुरू हुआ है यार ये। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि अगर हम लोग उस मैग्नेट को फ्रीली रख दें, या फिर ऐसा बोलो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली, है ना, व्हेन, यहाँ पर चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में क्या होगा, ये तुम्हारा थोड़ा इसको 3D बनाना होगा। देखो ये तुम्हारा इस तरफ है, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ठीक है, और इस तरफ वही बार मैग्नेट जो है ना, बार मैग्नेट बोलते हैं, सॉरी हॉर्शू मैग्नेट, हॉर्शू मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा होगा, और तुम पहले मैग्नेट को कैसे रखी थी, पहले तो ऐसे रखी जबरदस्ती, पहले तो जबरदस्ती ऐसे रखी थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, आई मीन, और डायमैग्नेटिक का इधर कौन सा पोल था, नॉर्थ, इधर क्या था, साउथ। अब तुम क्या कर दी, उसको फ्रीली छोड़ दी, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो अब होगा क्या कि फ्रीली छोड़ने पे वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा क्यों, क्योंकि नॉर्थ वाला रिपेल करेगा, साउथ वाला रिपेल करेगा, ऐसे घूम जाएगा। तो घूमने, अब देखो कोई बोलता है सर ऐसा ही काहे घूमेगा, हम ऐसे घुमाएंगे, अरे घुमा ले बकलोल, कैसे भी कर ले, ठीक है। तो इसको ऐसे टांगे फ्रीली यहाँ पर, ठीक है, और ये घूमेगा अब, और घूमने के बाद रिया के पास जाएगा क्या, और ये देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो नॉर्थ एंड हो गया और ये क्या हो गया, साउथ। अब ये तुम देखो यार कि जो, हाँ ये ऐसे पहले ऐसे सीधा था, अभी ये ऐसे घूम गया, ठीक है, 90 डिग्री, कितना घूम गया, 90 डिग्री। अब तुम ठीक ठाक देखो, साफ साफ देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल वाले का, और ये इसका ऐसे, है ना। तो यानी कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये जो है कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर वही लिखेंगे व्हेन, हाँ बोलो, डाइपोल मोमेंट है, ये कहाँ है, पहली बात तो सारा एटॉमिक डाइपोल्स कैंसिल हो गया। अपोजिट कब होता है, अपोजिट जब उसको तुम फिक्स करती हो। अभी तुम ये देखना चाह रही हो कि अगर हम लोग उसको फ्रीली रखें तो क्या होगा, तो इस तरफ मुड़ जाएगा, समझ आए, हाँ। तो ना अब एटॉमिक डाइपोल्स है ही कहाँ, वो तो कैंसिल हो गया। तुम जब जितना पढ़ाई करती हो ना, वो इसको ऐसे फिक्स करके करती हो, और फिर जब उसको पढ़ाई हो गया सारा, अब फ्रीली छोड़ दी उसको, तो ऐसे घूम के ऐसे अलाइन हो जाएगा। फिर एटॉमिक डाइपोल को क्यों डिस्कस करोगी, एटॉमिक डाइप, देखो हमको क्या करना है, हमको इसको ऐसे साथ में अलाइन करके रखना है, और तब इसका बिहेवियर देखना है। लेकिन हुआ क्या कि इसमें उल्टा उल्टा पोल्स आ गया, तब ये वैसे समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है। ये पूछ रही है ना कि सर जो आप बनाए थे डायग्राम, उसमें ऐसे आप दिखाए थे कि उल्टा जाता है ये, और यहाँ पर क्या बताए थे आप कि ये वाला नॉर्थ होगा और इधर क्या होगा, साउथ। अभी तो आप कह रहे हैं ये ऐसे घूम गया, मान लो ऐसे घूम गया, तो ऐसे घूम गया अगर, तो ये वाला जो एरो होगा वो उस तरफ चल जाएगा, एरो हेड, तो 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं नहीं, एरो हेड जो है, देखो ये ऐसे घुमा मटेरियल, तो ये मटेरियल के साथ साथ वो एरो हेड भी तो घूम गया होगा, ये मटेरियल के साथ साथ किधर, हाँ एरो हेड ऐसे होगा, ठीक है, वो उससे वो तो अंडरस्टूड, एरो हेड ऐसे होगा, और ये वाला ऐसे, तो एरो हेड है ही कहाँ यार, वो तो कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि उसका अपोजिट में एक मौजूद है कैंसिल करने के लिए उसको,
ठीक है, तो एरो हेड वाला बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना है कि इसको जब हम लोग ऐसे फिक्स रखते हैं, क्योंकि किताब में जो भी डिस्कशन किया है वो इसको ऐसे फिक्स करके किया है, फ्रीली नहीं छोड़ा है। अगर फ्रीली छोड़े तो ऐसा होगा। अब तुम कहोगे अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ही नहीं तो यहाँ नॉर्थ साउथ कैसे है फिर? तो हम वही तुमको बता रहे हैं, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इधर से कोई 10 न्यूटन से खींचा, इधर भी 10 न्यूटन से, तो मेरे पे नेट फोर्स कितना है? लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इस तरफ ऐसे करके, मतलब एरो हेड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका उल्टा में भी एक है जो कि उसको कैंसिल करके खत्म कर दिया मामला। समझ में आया कि नहीं है? कि ऊपर से जा रहा है भाई, ऊपर से नहीं जा रहा है। कारण क्या है इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल होने का? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिनिंग या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी बात। लेकिन कहीं कहीं पर पेयर्ड भी होता है तो भी रिजल्ट आता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक्सेप्शन का बात करेंगे अभी हम लोग, रुक जाओ, अभी ये सारा एक्सेप्शन अभी कुछ भी नहीं है इसमें। और जो जो एक्सेप्शन होगा वो सारा किसके अंदर फॉल करेगा? पैरा के अंदर। जो इसका एक्सेप्शन आएगा वो सारा चल जाएगा पैरा के अंदर, ठीक है। व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर freely suspended, then they align at 90 degree with B external। बी एक्सटी समझ जाओगी ना, बी एक्सटर्नल के साथ 90 डिग्री बनाता है, मतलब इसका जो ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है। हालांकि ये मैग्नेट नहीं है बाबू, मैग्नेट तो ये है, ये मैग्नेटाइज हो गया इसलिए यहाँ नॉर्थ साउथ आया। समझ में आया ना? इसलिए नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब मैटर में मैग्नेटिज्म। ये मैटर है ना, इसके अंदर मैटर समझती हो? मैटर मतलब वो मारपीट वाला मैटर नहीं, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, केमिस्ट्री वाले सर थे, तो एक बार मारपीट चल रहा था क्लास में, तो क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे सर मैटर हो गया। तो जब आए तब बोले कि मैटर नहीं ना हो रहा है, मैटर नहीं हो रहा। जब क्लास में मैटर नहीं ना हो रहा, पहले आगे वही सवाल, मैटर नहीं हो रहा, वैसे ही यहाँ मैटर हो रहा है बाबू। और यहाँ तो सही में मैटर हो रहा है, वो तो मजाक में, यहाँ सही में मैटर हो रहा है। एक दूसरे से लड़ पीट के कैंसिल कर दे रहा है ये लोग एक दूसरे को। अब थोड़ा इज्जत से अगर एक साथ अलाइन हो जाता है तो कोई मैटर नहीं होता, ओ सॉरी उस समय मैटर होता है, मतलब एक साथ अलाइन हो जाता तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता, तब ये पैरा हो जाता। लेकिन डायमैग्नेटिक में मैटर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और रिजल्ट क्या आ जाता है? नलिफाइड, ठीक है। क्या रिया है कि नहीं? रिया ये सब बहुत डिटेल में जानती है, ठीक है, बना लो इसको। चलो यहाँ देखो, ये कुछ एग्जांपल्स दिए थे हम अभी, है ना, कुछ और थोड़ा इसमें घुमाते फिर हम लोग थोड़ा एक और मेन मुद्दे पे आएंगे। देखो यहाँ पर एक फिर मेन मुद्दे और मतलब पॉइंट्स है उसके ऊपर आएंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट, every paired electron substance is not surely diamagnetic, मतलब कुछ क्या होगा इसके अंदर, मतलब कि ये सब भाषण देने से अच्छा क्या बोलेंगे उसको साफ साफ, एक्सेप्शन का कारण भी होता है, ठीक है। देखो क्या है यहाँ, देखो बाहर फेंक देंगे उठा के, यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल एक्सेप्शन का। अब जैसे मान लो कि हम लिखें O2 और O2 एट STP समझती हो? STP स्टैंडर्ड टकला पागल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इससे हमको कुछ और याद आ रहा है, टकला पागल और ये S से, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर O2 को देखो, O2 देखो, ये O2 का एटॉमिक नंबर क्या लिखो, मतलब O2 को तुम क्या लिखोगी, मतलब अगर इसका O2 देखो तो एक ऑक्सीजन का 8 होगा और एक और ऑक्सीजन का 8, तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो कितना हो जाएगा? 16 होगा। और 16 में पेयर है, दो का बढ़िया शादी होते जाएगा, दो का जोड़ा बनते जाएगा। और लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा बाबू। जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे कि पेयर में रहेगा तो क्या बोल रहे थे, पेयर में रहेगा तो डायमैग्नेटिक। अब जैसे मान लो कि तुम मान लो कि हीलियम लेके आई, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों का आपस में बढ़िया शादी हो गया और काम हो गया। अब तुम रिश्ता लगाने वाली है और तुम 16 लोग को लेके आ गए बाबू, तो 16 लोग में तो हो सकता है कि 14 लोग रेडी हो जाए, लेकिन लास्ट का 2 लोग, जैसे लास्ट का 2 लोग जो हो उसको बोले कि नहीं कि मेरा जो होने वाला बेटा या बेटी जो भी रहेगा उसका नाम पिंकी होगा, बोले कि नहीं राजू रहेगा, भाई साहब लड़ाई हो जाएगा उसमें। तो जरूरी नहीं कि भाई 16 लोग जो है, जरूरी नहीं कि जो 16 लोग हैं 16 का शादी हो जाए,
पेयर बन बन के, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा, देखो इसमें जैसे 16 लोग हैं तो फिर भी ये डायमैग्नेटिक नहीं है। कारण उसका देखो बता रहे हैं हम, इसका जब तुम एटॉमिक नंबर ऐसे करके देख रहे हो 16 आ रहा है, कैंसिल तो पक्का होना है। कैंसिल कैसे होना क्लियर है ना, कि बता दे एक बार। कैंसिल होने का मतलब ये है कि यार जब तुम भरोगी ना शेल में भी वो वाला के इसमें SPDF में, तो उसमें भी तुम देखोगी 16 का पेयर बन रहा है। लेकिन जब तुम MOT का नाम सुनी हो, MOT मान लो कि जो 16 इलेक्ट्रॉन था, तो 16 इलेक्ट्रॉन में दो जो लास्ट का था उन दोनों में शादी नहीं हो पाया, तो हो सकता है लड़का मोटा होगा और लड़की को पसंद नहीं होगा, हो सकता कुछ भी हो सकता है बाबू, है ना। लड़की मोटी होगी बहुत ज़्यादा एकदम, है ना। ओबिसिटी अलग होता है ना, मोटापा खतरनाक, है ना। तो MOT इसलिए इसका कारण क्या है कि 16 इलेक्ट्रॉन का MOT, है ना, ऐसे याद रख सकते हो तुम। MOT, है ना, लड़की मोटी थी इसलिए शादी नहीं हो पाता, 16 का नहीं हो पाया बाबू। अच्छा आगे सुनो, MOT का मतलब ऐसे होता क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो यार, तुम अगर नॉर्मली देखोगी ना भर के, मतलब कि वो वाले में SPDF में, हालांकि SPDF में भरोगे तो पेयर में हो जाएगा, बढ़िया काम चल जाएगा। लेकिन जब तुम MOT में भर के देखोगी, अच्छा एक और बात समझो यार, SPDF में तुम इसको भरना पॉसिबल है। SPDF में तुम कैसे भरती हो, बताओ क्या भरती हो SPDF में। जैसे कि तुम कोई एक एलिमेंट उठाई पीरियोडिक टेबल का, मान लो ऑक्सीजन O, तो ऑक्सीजन O का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, तो उसको तुम SPDF में भर दोगी। लेकिन जब 16 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 32 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 32 का भी बात करेंगे, तो उसको तुम SPDF करते रहोगी। तो उसके लिए क्या करती हो बताओ, MOT पे जाती हो, और MOT में बढ़िया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरती हो। तो जब तुम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरोगी, तो तुम देखोगी कि एक एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन वेला बच जा रहा है, जो कि शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हम इसका कारण क्या बताएं कि O2 में 16 है, 16 है, तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए क्योंकि सब कैंसिल होगा। लेकिन जब तुम इसको एक्चुअली भर के देखोगी, एक्चुअली कहने का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ORBITAL ऑर्बिटल थ्योरी, इसके हिसाब से भरोगी, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब कि जो तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें तुम देखोगी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ पर लिख देते हैं, इसके हिसाब से जब देखोगी तो क्या दिखेगा तुमको, 1 क्या दिखेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से सारा मामला खराब हो जाएगा। तो ये O2 को मजबूरन में क्या होना पड़ेगा, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो बढ़िया मैग्नेटिज्म दिखाएगा, और वो अब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट। कौन, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब बोलो कि सर मतलब एक इलेक्ट्रॉन उतना हेवी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेगा। अरे बकलोल, वो जो मटेरियल होगा O2 का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली अनपेयर्ड होगा। अरे O2 का कितना सारा उसमें रहेगा ना, O2 तो कितना सारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो हाई अट्रैक्शन होगा। तो यानी कि डायमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक में। कारण क्या है, MOT, ठीक है, MOT समझ आया यहाँ तक। MOT बोल रही है बाबू, देख लो। अब देख MOT, अच्छा ये क्या लिखा है बताना, तो क्या लिखा है बताओ तो, है गुंजन लिखा है, चल गुंजन लिखा है, ये क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, गंजन हुआ ना बाबू। वैसे ही ये MOT मोटी, वैसे ही क्या गंजन। ये मेरा एक दोस्त था, वो हमको केमिस्ट्री मतलब पढ़ा कैसे जाता है वो बताया था 9th में, ठीक है, उसको बेइज्जती मार रहे हैं हम। हैं, हाँ केमिस्ट्री। चल देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखो इसका, S2 में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, X2 में कितना होगा 32, और 32 होने के बावजूद ये डाई नहीं होके क्या हो जाएगा, पैरा। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं यार, नमक हराम, वही ये कर रहा है। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी इधर का छोड़ के उधर जा रहा है, कारण क्या है उसका, MOT, ठीक है। तो यानी कि ये, अच्छा एक और एग्जांपल होता है बाबू, एक और जो स्टार्टिंग में हम लोग बोल भी रहे थे, B2 का नाम सुनी हो, डाइबोरोन। तो ये डाइबोरोन भी वैसे ही नमक हराम, कितना होगा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, 10 होगा, और 10 है तो पेयर है, बढ़िया शादी होना चाहिए, है। 8 कैसे होगा बकलोल, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 5 5 10 हुआ ना, जोड़ने भी नहीं आता है, तो खैर तो बेइज्जती मारने का मौका मिलना चाहिए। तो खैर 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा बाबू, जो 2 लोग लास्ट का होगा बोलेगा नहीं, तुम कहाँ भिखारी, हम कहाँ अमीर, ये हो सकता है नहीं, तुम्हारा तो 10,000 का जॉब है, तुमसे तो नहीं करेंगे हम शादी। तो वैसे मामला खराब हो जाएगा, फिर यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, MOT वाला मामला आ जाएगा, और तुम MOT से करके देख सकती हो उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, वही चीज़ यहाँ पर लिखे। तो एक्सेप्शन 3 याद रखो, O2, S2, B2। तो कभी भी वहाँ लिखा रहे ना कि आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस,
और तुम देखोगे अरे सभी डायमैग्नेटिक दिया है इसमें तो, क्योंकि तुमको एक्सेप्शन मालूम ही नहीं रहेगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा। पहला O2, दूसरा दूसरा लिख देगा B2, और तीसरा ऑप्शन लिख देगा, कहाँ गया है, एक और होता है O2 S2 B2, और एक और होता है N2 N2 नाइट्रोजन भी, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हो गया ये चीज़, ठीक है। N2, हाँ तो 14 हो गया ना उसमें, तो 14 पेयर्ड है, फिर भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा चौथा तुमको लिख देगा हीलियम। क्या, हाँ पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है हीलियम। तो अब तुम देखोगे जब, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तुम सोचोगे कि यार ये भी डाई है, ये भी डाई है, ये भी डाई है, ये भी डाई है, और तुम किसको मार्क करोगी? तुम बोलोगे चलो ना O2 को मार्क कर देते हैं, लेकिन बकलोल सही ऑप्शन क्या होगा? हीलियम। ये तो पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा, पैरा 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 पैरा, ठीक है। बना जल्दी से। अरे 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 गलती, N2 नहीं होता है। N2 जो होता है उसमें MOT से नहीं होता है, N2 से नहीं होता है MOT से, गलती बता दी। तो एक्सेप्शन सिर्फ दिया मैं O2 S2 B2, O2 S2 B2, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मार के चलो S2, ठीक है। तो S2 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब बाकी ये सारा पैरा में फॉल कर गया, ठीक है। तो ये तीनों, अब देखो पैरामैग्नेटिक का भी तुमको एग्जांपल मिल गया, यानी कि B2 O2 S2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 2 चीज़ बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हम लोग को बात करना है, नेक्स्ट पॉइंट उसी के अंदर, ठीक है, साइएम के बारे। किसके बारे? व्हाट इज साइएम? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, जो भी है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, शब्दों में कुछ नहीं रखा। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी उसे कम। देखो ससेप्टेबल बोलने का मतलब ये है कि तुम किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के कितना रिएक्शन दे रही हो, ठीक है। जैसे मान लो कि जब सर्दी आता है, नहीं सर्दी उसे छोड़ो, जैसे मान लो कि कोई होता है अपना मेकअप को लेकर बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, सेंसिटिव, वो तो सेंसिटिविटी हो गया, अलग चीज़ हुआ वो, छोड़ो। हाँ हाँ, जैसे कोई मेकअप करता है तो उसका चेहरा में रिएक्शन हो जाता है ना, सेंसिटिव स्किन होता है उसका, मतलब कि लेकिन वही सेम मेकअप कोई दूसरा आदमी कर ले, वही सेम आदमी नहीं, सॉरी, वही सेम मेकअप कोई और कर ले वही सेम मेकअप कोई और कर ले बाबू, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अरे ये होता है जैसे एक फेस वॉश, कोई फेस वॉश को लेकर के थोड़ा सा ये रहता है, रिएक्टिव रहता है। उसमें क्या होगा कि दो आदमी वही सेम फेस वॉश यूज़ कर रहा है, लेकिन एक आदमी का चेहरा पर रिएक्शन हो जा रहा है और दूसरा वाला को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये साई उसी के बारे में बताता है, लेकिन ये साई बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे। किसके बारे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे। तुम्हारा जो साइज होता है ना, उसका सिर्फ कुछ वैल्यू होता है, उसका एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू से ही हम डिसाइड करते हैं कि किसमें मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के ज़्यादा सीरियसनेस है, किस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के कम सीरियसनेस है। जैसे जो डायमैग्नेटिक होता है तो एकदम नॉन सीरियस होता है, भाई साहब क्या उस टाइप से। और जो ये होता है नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक, उसमें क्या होता है, वो तो थोड़ा सीरियस होता है, लेके चलो भाई मिल लेते हैं कौन है। और तीसरा वाला में क्या होता है भाई साहब, एकदम खतरनाक ही हो जाता है, एकदम उछल के एकदम पटका उठका जाएगा, मुड़ी कान फोड़ लेगा, वैसा हो जाता है। समझ आ रहा है? अपना रास्ता उससे बदल लेता है। तो देखो साईएम देखो होगा, जो साईएम जो होगा तुम्हारा किसके लिए डाया के लिए। डाया के लिए क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब 0 से भी कम, और नेगेटिव में साथ साथ छोटा। ये सबसे ज़बरदस्त बात है। नेगेटिव बोलने का मतलब ये है यार कि ठीक है -1 होगा, -2 होगा, लेकिन नेगेटिव में भी छोटा। अब जैसे एग्जांपल एक देते हैं इसमें, जैसे जो साई डाई का एक एग्जांपल होता है कि इसका वैल्यू एक सब्सटेंस के लिए 0.0015 होता है। अब देखो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस, इसका वैल्यू से बस ये डिसाइड होता है कि कौन मैग्नेटिक फील्ड को लेके सीरियस है। डायमैग्नेटिक तो एकदम ही नॉन सीरियस है, इसलिए देख रही हो एकदम नेगेटिव में गया उसका वैल्यू। अच्छा यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, माइनस छूट गया था इसका। मतलब कि डायमैग्नेटिक के लिए हमेशा नेगेटिव और स्मॉल होगा। अब देखना ये साई निकलता कैसे है, हाउ वी फाइंड द वैल्यू फॉर साई। बहुत आसान, देखो M/H। अभी तुमको समझ में यहाँ पर 0 पॉइंट क्यों आ रहा है? अरे यार क्योंकि देखो यहाँ पर, इसलिए तुमको स्टार्टिंग में हम बता रहे थे कि ये M और H का मतलब क्या। देखना यहाँ ध्यान से एकदम देखो, B0 का फॉर्मूला क्या बताए थे, V0H, और B का फॉर्मूला क्या बताए थे, V0M। अब तुमको एक चीज पढ़ाए थे कि B0 हमेशा क्या होगा। अब बताओ B0 का वैल्यू कितना है,
और इसका कितना है, क्या ये कट जाएगा? तो H हमेशा बड़ा है, M हमेशा, H हमेशा बड़ा है, M हमेशा। तो किसी छोटा क्वांटिटी को बड़े से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट पे नहीं आएगा आंसर, तो इसीलिए ये 0 पॉइंट में आ रहा है, समझ आया? और नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव बोलोगे सर यहां से नेगेटिव आएगा, नहीं रे बकलोल, नेगेटिव लगा के हम यहां पर ये बता रहे हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, समझ? नेगेटिव हम लोग अपने से लगाते हैं, तो तुमको उसके पीछे नहीं जाना है कि कैसे आया वैल्यू, कैसे आया, थोड़ा सा हिंट दे दिए हम। अब क्यों आया ऐसे ही उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा यूनिटलेस कैसे है? नहीं नहीं नहीं, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए है, ये किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए है। बाकी तुमको याद रखना है फॉर ऑल द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये होगा। ये तो एग्जांपल दिए किसी एक सब्सटेंस का, पता नहीं कौन सा। अभी एक बढ़िया सब्सटेंस के बारे में बात करना है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, उसके लिए बता, वो एग्जाम में पूछ सकता है, बल्कि पक्का उसमें एक छोटा सा टर्म है मेजेनर इफेक्ट, बताएंगे मेजेनर इफेक्ट। अब देखो एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं बाबू, यहाँ पर छोटा सा ग्राफ क्या चीज़ का बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं हम लोग साई का, साई का। इस तरफ साई क्या होता होगा? पॉजिटिव। इस तरफ साई क्या होता होगा? नेगेटिव। अच्छा जो साई होता है ना बाबू, उसका रिलेशन होता है टेम्परेचर से। साई का किससे रिलेशन होता है बोलो? साई का किससे रिलेशन होता है बोलो? टेम्परेचर से, इन्वर्सली होता है। एक ये पहली बार एक फीमेल साइंटिस्ट थी जिसका नाम था मैरी क्यूरी। पूरा फिजिक्स में मात्र इकलौती एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैरी क्यूरी। वो बोली थी कि अगर ये डायमैग्नेटिक्स, देखो अब जो फीमेल साइंटिस्ट है बाबू तो उसको क्या ही मतलब होगा, मतलब उसको तो खाना पकाना, बॉयल, ये सब कुछ कुछ आता होगा। हम मान रहे तुम लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन आई डोंट केयर। सुनो आगे सुनो आगे सुनना। तो ये वो जो मैरी क्यूरी होगी है ना, उसको भी बुरा लगता होगा, बट अभी तो बोले हम आई डोंट केयर। आगे सुनो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये नीचे क्या हो जाएगा? नीचे नेगेटिव होगा ना, और ऊपर इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा इस तरफ हम एक्सिस में टेम्परेचर को ले रहे हैं, इस एक्सिस में किसको ले लिए? इस तरफ टेम्परेचर नेगेटिव में होगा, लेकिन उससे हमको कोई घंटा मतलब नहीं है, हम हमेशा टेम्परेचर को बढ़ाने का बात करेंगे। तो वो क्या दिमाग लगाई ना, वो जो क्यूरी थी वो बोली कि अगर हम ये डायमैग्नेटिक को बॉईल कर दे तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंडा कच्चा अगर खाओगी तो मज़ा नहीं आएगा, उसी अंडा को बॉईल करके खाओ, उसी को बॉईल कर लो तो बॉईल करके बढ़िया लगेगा। तो वैसे ही वो बोली कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ए बाबू, वो बोली कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उल्टा बिहेवियर दिखाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। इसको अगर बॉईल कर दे तो बॉईल करने से हो सकता है बढ़िया कुछ अलग दिख जाए। तो बकलोल थी ना, तो देखो क्या हुआ बता रहे। तो हाँ मजाक कर रहे, ऐसा ही कुछ उसका लॉ है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो वो बोली कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या असर पड़ेगा, अगर टेम्परेचर को। अब वो ऐसा क्यों सोच रही है टेम्परेचर के बारे? क्योंकि पता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब वो हीट करते गए ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट की तो उसमें बड़ा बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगा। किसमें? पैरा में। तो वो सोची डाई के साथ भी वैसे ही करेंगे, हीट कर देंगे डाई को, बढ़िया कुछ बिहेवियर दिखेगा। हीट करते गए करते गए करते गए करते गए, कुछ हो ही नहीं रहा, जैसा है वैसा ही है, सख्त एकदम करते जा रही है करते जा रही, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो डायमैग्नेटिक होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड। ये रिलेशन डायमैग्नेटिक के लिए होता ही नहीं है। ये किसके लिए होता है? पैरा के लिए, और फेरो के लिए भी नहीं होता है, फेरो के लिए भी नहीं। फेरो के लिए भी वो बताई थी यही बात, तो उसको फिर करेक्ट किया एक दूसरा साइंटिस्ट आया बाबू, वेन नाम था उसका। वो बोला कि बकलोल है ये तो एकदम, हम कुछ अच्छा बताएंगे। तो हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में क्यूरीज लॉ, जिसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर क्यूरीज लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि क्यूरीज लॉ टेम्परेचर का बात करता है, और ये डायमैग्नेटिक को तो टेम्परेचर से कोई असर ही नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यानी कि यहां पर लिखेंगे हम लोग हैशटैग इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये शब्द किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ डायमैग्नेटिक के लिए रट लो, एकदम किताब में बड़ा बड़ा लिखा है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझ आए? अब देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? क्या ये टेम्परेचर से इसको कोई असर पड़ रहा है? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, साइज जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अपना वैल्यू उसको रोके रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, पूरा आग लगा दो डायमैग्नेटिक में, वैसे ही रहेगा। समझ आया? अच्छा नेक्स्ट सुनो, आगे आगे सुनो। इसको नीचे से क्यों बनाया है? क्योंकि इसमें वैल्यू इसका हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए। क्लियर है कि नहीं समझ में आया? तो यानी कि ये डायमैग्नेटिक का हुआ। ठीक है, साई बताता है क्या है कि कौन ज्यादा सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर। डायमैग्नेटिक एकदम नॉन सीरियस है, उसका नेगेटिव है वैल्यू और छोटा है। अब हम लोग बात करेंगे छोटा सा सुपर कंडक्टिविटी का। अच्छा एक और छोटा सा चीज होता है म्यू आर, उसके बारे में बात कर, एग्जाम में पूछेगा वो। म्यू आर बात करेंगे। म्यू आर पहले सुनी हो मैं। चलो तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म म्यू आर के बारे में। थोड़ा म्यू आर बता दें हम पहले। देखो छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट लिखना है म्यू आर यानी, अरे एक मिनट पहले हमको ये साई के बारे में और थोड़ा बताना था ना। नहीं पहले म्यू आर ही कर लो यार। क्यों म्यू आर कर लो बता रहे हैं? क्योंकि म्यू आर करोगी तब वो जो एक लास्ट छोटा सा चीज़ नाम लिया सुपर कंडक्टर, उसको पढ़ पाओगी बढ़िया तरीके से। तो पहले म्यू आर ही देख लो। म्यू आर का नाम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी, यही नाम है। अब देखो इसका काम क्या होता है। देखो
इसका काम ये होता है ना, ये बताना कि कौन सा मटेरियल कितना बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बी नॉट का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं जी, म्यू नॉट एच लिख रहे हैं, और ये एच के जगह पे तुम क्या लिखोगी, एन आई लिखोगी, एन आई लिखोगी। और यहां पर ये म्यू नॉट कैसे हुआ, म्यू नॉट नहीं था एक्चुअली में, यहां पर क्या था, म्यू आर म्यू नॉट। और ये म्यू आर को तुम कितना ले ली थी, लेकिन क्यों ली थी, क्योंकि ये किसका था, एयर का था। लेकिन यही अगर म्यू आर तुम बात करोगी आयरन का, तो आयरन के लिए कितना होगा, मोर देन 1000 भी होता है। 1000 तो लिख ही सकती हो, लेकिन मोर भी होता है उससे। अब मोर उतना कोई 1001 कौन ऐसे लिखेगा, मजा नहीं आया, इसलिए 1000 बोल देता है, लेकिन मोर देन 1000 किताब में लिखा है, समझ में आया। तो यानी कि अगर म्यू आर यहां पर हम 1000 ले लें, तो समझ रही हो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू आर का नाम क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब कि जैसे मान लो कि अगर हम बी नॉट यहां पर लिख के दिखाएंगे, देखो बी नॉट फॉर मान लो हम लिखें, बी नॉट मान लो कि हम लिखे वैक्यूम के, इसके एयर के लिए, तो क्या लिखेंगे बताओ, ऐसे लिख दे, बताओ कैसे हुआ ये, म्यू आर को कितना ले लिया, एन आई की जगह क्या लिख दिया, खत्म बात। ये किसके लिए हुआ, एयर के लिए। अब सुनना, अब यही बी नॉट अगर हम लिख दें आयरन के लिए, तो यहां पर क्या ये इसको हम 1 डाल पाएंगे, नहीं, 1000 कम से कम ले लेते, चलो इसको ना इक्वल टू ले लेते, ठीक है। तो मतलब कि या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो यानी कि इसको 1000 ले लिया, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद ये म्यू नॉट को रहने दो, और यहां पर एन आई की जगह पे एच। देख रही हो कौन बड़ा होगा बताओ, ये किसका वाला है, ये आयरन वाला है। आयरन वाला तो 100% बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। 1000 समझ रही हो, जैसे तुम्हारा सैलरी 10,000 है, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा, पगला होगी, पूरा पगला होगा, 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ होगा ना, है 1 करोड़ ही होगा, उतने में पागल हो जाओगे वो। खैर तो ये आयरन का हुआ और ये एयर का हुआ। तो यानी कि म्यू आर देखो, म्यू आर कंपेयर करो तो बाबू, कंपेयर करो तो, कंपैरिजन देखो, यहां पर म्यू आर कितना है, 1001 कितना अंतर है दोनों में, 1 रुपया और 1000 रुपया, बहुत अंतर है बाबू। तो वही कह रहे हैं कि म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, दो अलग अलग मीडियम्स का मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करता है जो, दैट इज म्यू आर। समझ में आ गया म्यू आर का मतलब। अब यहां पर ना म्यू आर का एक रिलेशन होता है साई से। बोलोगे सर म्यू आर का रिलेशन साई से काहे होगा, साई जो अभी पढ़ाए थे, अरे क्योंकि साई भी तो वही बता रहा है कि कौन कितना सीरियस है मैग्नेटिक फील्ड को लेके। तो सीरियसनेस देख लेंगे तो मालूम नहीं चल जाएगा किसका स्ट्रॉन्ग किसका वीक। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया। अरे भाई म्यू आर क्या बताता है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन एक चीज है बाबू, वो मीडियम के हिसाब से बताता है। समझना मेरा बात, मीडियम आयरन रखोगी तो 1000 होगा, एयर रखोगी तो 1 होगा, लेकिन जो साई होता है वो डाई है कि पैरा है कि फेरो है, इसको आइडेंटिफाई करता है। अलग अलग चीजें दोनों, नहीं समझ में आ रहा है क्या, दोनों अलग अलग चीज। साई एंड म्यू आर आर वेरी डिफरेंट। म्यू आर मीडियम के हिसाब से बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और साई जो है, साई किसके हिसाब से बताता है, साई देखता है कि कौन सा सब्सटेंस है, डाई पैरा फेरो, उसके हिसाब से बताता है कि किसमें स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन दोनों में एक रिश्ता होता है बाबू, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये होता है रिलेशन। अब ये आया कैसे भाई, डेरिवेशन, डेरिवेशन से आया। म्यू आर बराबर 1 प्लस साई, डेरिवेशन से आया। तुम लोग पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी, देखो तो पहले ऐसा कुछ पढ़ी थी तुम लोग, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई ई, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, याद रहा परमिटिविटी, ठीक है। खैर छोड़ो सब यहाँ तक, ठीक है रिलेशन। अब तुम बताओ यार, अभी तुमको एक एग्जांपल दिए थे हम, उस एग्जांपल के तहत हम SIM का वैल्यू कितना लिखे थे, -0.0015 ऐसे ही कुछ था। तो जब तुम इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो म्यू आर का वैल्यू जो है 1 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, सोच के बताओ, 1 से छोटा। यानी कि जो म्यू आर होगा इज ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन किसके लिए, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्यों ऐसा है, कारण है उसका साई, यानी साई पता तो म्यू आर डिसाइड हो जाएगा। देख रही हो कितना गजब चीज है, साई निकालो म्यू आर डिसाइड होगा, ठीक है। ये लिख लो, रट लो, एग्जाम में पूछेगा ये वाला, पक्का पूछेगा ये सब छोटा मोटा चीज पूछता है एग्जाम में, MCQ में, ठीक है। तो इसको लिख लो, और फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। क्यों 1 से हमेशा छोटा होगा, क्लियर है ना, क्योंकि हमेशा यहाँ पर माइनस साइन लेके आएगा, माइनस साइन लेके आएगा तो हमेशा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, सुपर कंडक्टर का, जिसको हम लोग छोटा सा नाम दिया मेजनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर ये किसके अंदर सारा डिस्कशन चल रहा है, डाई के अंदर। तो एक मेजनर इफेक्ट छोटा सा बताते हैं, मेजनर इफेक्ट गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अच्छा, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर्स,
सुपर कंडक्टर्स के बारे क्या? सुपर कंडक्टर्स के बारे क्या? तो सुपर कंडक्टर्स के बारे साई का डिस्कशन। साई, साई किसका? वही डाई का। इसका साइन ना -1 होता है। अब तुम देखो -1 कितना, 1 से जो लिखे थे अभी वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू हम, साई एक डाई का हम लिखे थे, साई एक डाई का क्या लिखे थे? -0.015 ऐसे लिखे थे। और एक वैल्यू अभी लिख रहे हैं हम -1। दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा बताओ? मतलब कौन ज़्यादा छोटा है ये बताओ, कौन छोटा है ये बताओ? ये छोटा है? अरे भिखारी, ये 0 होता है? 0 से पहले क्या आता है? इसके बाद 1 आता है ना, और यहाँ -1 आता है। -1 के बीच में क्या क्या लाई करता है? -1 से पहले बहुत सारा नंबर आया था ना, 0.01 0। हाँ सही है ना। तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ माता जी, और ये छोटा हुआ। नहीं समझ में आया? ये छोटा क्यों है? ये वाला और छोटा क्यों है? क्योंकि नेगेटिव में और जा रहा है उधर, ठीक है। तो ये बालक बड़ा हो गया और ये बालक क्या हो गया? क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है। तो ये छोटा नहीं है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। बहुत ही छोटा कैसे? क्योंकि तुमको बताया गया था कि ये 0.01 में 5 में आता है डाई का, लेकिन देखो डाई का 1 आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं हो गया? -1 होता है, ये होता है। और किसके लिए होता है? सुपर काहे होता है अभी बताएंगे। इससे एक बड़ा गजब चीज़ मिलेगा। क्या बता रहे? देखो देखो ये ऐसा क्यों होता है बता रहे हैं। हम लोग एक सब्सटेंस लिए, एक सब्सटेंस मटेरियल एक, और उसको हीट नहीं किए, उसको ठंडा किए, ठंडा करते गए एकदम ठंडा कर दिए। उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उससे भी कम क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब एक वैल्यू होता है उसका जिसमें वो अपना असली बिहेवियर, अपना असली बर्ताव दिखाता है। उससे भी कम कर दिया उसका टेम्परेचर को, एकदम ठंडा कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और उसमें एक बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। पता है उसमें एक यहाँ पर ना एक सील बन जाता है, ऐसे करके। सील कहने का मतलब है यार कुछ, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर जैसा, जो कि उसको बाहर का मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द भी नहीं गुजरेगा, बॉडी गार्ड वो सील। लेकिन कब बनेगा वो सील? वो जो बोल रहे हैं हम, वो वाला कब बनेगा वो बताओ? कब बनेगा? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब बहुत ही ठंड, मतलब कि बहुत ठंडा कर दिया उसको। उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं वी कूल्ड है, हाँ, वी कूल्ड द सब्सटेंस। कूल कर दिया एक सब्सटेंस को, और कूल किए, और उसका टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर चल गया एकदम, ठीक है। वो याद रखने वाला बात है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं, उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? इट बिकम्स आ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। और देखो एक और जोरदार बात, एंड परफेक्टली डायमैग्नेटिक। परफेक्टली डायमैग्नेटिक मतलब इससे ज्यादा डायमैग्नेटिक और कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम तो सुना रहे थे मास्टर नहीं यार, बाहर कोई अंकल को चढ़ा दिए थे, मतलब पैर में लगा था बाबू, गंदा उसको चढ़ा दिया पैर में लगा था, है ना। ये हम तुमको बता रहे थे। अब तुमको सबसे ज़्यादा नफरत कब हो जाएगा किसी से? जैसे मान लो बाबू कि तुम राजू को पसंद करती थी, वो बोलेगा कि नहीं इसको तो हम रमेश के साथ देख लिए। भाई साहब तुम गुस्सा आएगा तुमको कि हमको तो बोल भी नहीं सकती वहाँ पर कि नहीं हमको तो राजू पसंद है, पर रमेश काहे बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकती हो ना। तो बहुत गुस्सा आएगा कि मेरा कहीं और सेटिंग है यार, राजू रमेश कैसा भिखारी, मेरा उससे क्या मतलब, हमको तो राजू पसंद, तो वही चीज़। तो तुमको उस आदमी से बहुत गुस्सा आएगा जो ऐसे ही तुम्हारे पर फालतू का इल्जाम लगाएगा। सही बात है कि नहीं बताओ? अगर कहीं हो तो भाई ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी मतलब कोई इल्जाम लगा तो बहुत गुस्सा आता है। उस समय तुम क्या बन जाती हो? परफेक्टली डायमैग्नेटिक। मतलब उस आदमी से एकदम ही नफरत करती हो, उस आदमी को कहीं देखती हो और अपना मुंह ढक लेती हो, हेलमेट पहन लेती हो जैसे हम करते हैं। समझ में आ रहा है कि क्या नहीं समझ? तो यानी कि परफेक्टली डायमैग्नेटिक का मतलब होता है एकदम मैग्नेटिक फील्ड को देख के एकदम अकबका जाना। मतलब कुछ इस टाइप का। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा था बाबू, ऐसे जाएगा एकदम, आस पास भी नहीं दिखेगा एकदम ऐसे। समझ आया कि नहीं आया? तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक का मतलब बिहेवियर अजीब सा। अब सुनना आगे, नेक्स्ट देखना, कुछ ज़्यादा ही हो गया नहीं ये वाला। अब देखना नेक्स्ट, इसमें देखो क्या होता है। अब ये खत्म नहीं हुआ बात, जो पूछेगा एग्जाम में वो बता रहे हैं। अब देखो इसका जब तुम निकालोगे ना, अच्छा ये -1 क्या हुआ इसका? हाईली डायमैग्नेटिक बताया इसको, हाईली डायमैग्नेटिक, ये याद रखना वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट, इसका तुम म्यू आर निकालोगी, निकाल भी नहीं करोगी, काहे कि म्यू आर उसका बचबे नहीं करेगा। देखो क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर, साई एम होता है, और साइज का कितना होगा? कंपैरिजन करने का भी तुम्हारा औकात नहीं है। जैसे तुम उससे इतना नफरत करती हो कि तुम कंपेयर भी नहीं, मतलब बता भी नहीं सकती हो कि कितना नफरत करती हो, कंपेरेबल ही नहीं है।
समझ आया? इसलिए इसका म्यू आर जीरो है। म्यू आर कंपेरिजन करता है ना, कंपेरिजन करने का हिम्मत ही नहीं कोई, कितना नफरत करती है उससे, तो इसलिए इसका साइन नेगेटिव। समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो इसका जीरो होता है। अच्छा नेक्स्ट बात, और इसी फेनोमेना को जब सब्सटेंस में ऐसा चीज डेवलपमेंट हो जाए कि आप पहले से वो वैसा था, नहीं नहीं नहीं, वो जब तुम्हारे पर इल्जाम लगाया तब वैसा हो गया तुम्हारे लिए। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि इस फेनोमेना को जिसमें हम लोग एकदम कूल कर देते हैं सब्सटेंस को, मतलब कूल करने का मतलब क्या है? लो टेम्परेचर। कूल करने का मतलब है लो टेम्परेचर कर दिया उसका, और लो टेम्परेचर करने की वजह से वो सुपर कंडक्टर बन गया और परफेक्टली डायमैग्नेटिक। तो जब ऐसा हो जाए उसके साथ, तो उस फेनोमेना को, उस इफेक्ट को, वो जो असर उसके अंदर उसके खून में बस गया, उस इफेक्ट को नाम दिया मेजनर इफेक्ट। हो सकता है कि साइंटिस्ट का नाम मेजनर होगा, आई डोंट नो। मेजनर शब्द का कुछ मतलब नहीं है, मेजनर इफेक्ट बस उसका नाम है। हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट मेजनर नाम का होगा, वो इसको डिस्कवर किया होगा, इसलिए मेजनर इफेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं इस बिहेवियर को? हाँ, मेजनर इफेक्ट। नहीं, दोबारा इंक्रीज करोगी मतलब कि तुम पहले मैगी जला दी बाबू, और मैगी जला के उसको वापस से ठंडा कर दोगी तो फिर अच्छा हो जाएगा खाने के लिए, वैसा नहीं हो सकता है। समझ आया? अब जैसे वही आदमी आके बोलते नहीं नहीं नहीं, हम इसका तो राजू से चक्कर था, तो भी गुस्सा जाओगी, बोल गया अरे भाई साहब पहले रमेश के साथ आप राजू बोल रहा, अब तो तुमको और गुस्सा आएगा कि मतलब इसको और कोई काम नहीं है। वही चीज़ हो जाएगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि पहले तुम उसको पूरा खराब कर दी, उसके बाद उसको और हीट कर दी तो वापस ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। उसको वापस हीट करने से अपना गुण वो वापस प्राप्त नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हैं? परमानेंट इफेक्ट हुआ, बर्बाद हो गया वो, परमानेंटली वो ऐसा ही हो गया, परमानेंटली अब वो डाई मैग्नेटाइज हो गया। समझ में आया? परमानेंट इफेक्ट होता है, दिस इज द परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।